बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के लेसन सेकंड रिएक्शन मैकेनिज्म में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टडी ये लेक्चर जारी रख रहे हैं। हमारा थर्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। कैसे बनते हैं अब हम इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिकल फिजन से बने हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रो न्यूट्रल विद्युत उदासीन एटम और ग्रुप परमाणु या समूह को फ्री रेडिकल कहते हैं, या ऐसे ग्रुप जिनमें कार्बन एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कार्बन फ्री रेडिकल कहलाता है। इसकी अब स्ट्रक्चर, जो आपके सामान्य परिस्थितियां हैं, जनरल कंडीशंस, उनमें आपके कार्ब एनायन की तरह इनमें भी कार्बन एटम का संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। 3 sp3 ऑर्बिटल्स के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। जो रिमेनिंग फोर्थ sp3 ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यह पैरामैग्नेटिक तथा मोर रिएक्टिव, इट मीन्स लेस स्टेबल होता है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में, संक्रमण अवस्था में, यह sp2 हाइब्रिड होने के कारण समतल त्रिभुजीय प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का होता है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर pz ऑर्बिटल शेष रहता है, उसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये आपके जनरल कंडीशन में 3 sp3 ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन जाने के बाद रिमेनिंग में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इसकी पायरामिडल स्ट्रक्चर कार्ब एनायन की तरह। बट इन ट्रांजिशन स्टेट it becomes sp2 hybrid planar trigonal structure and this is pz orbital। ये इस तरह से आपके थ्रू planar trigonal structure one pyramidal convert into another pyramidal, it is called as pyramidal inversion। methods of preparation, बनाने की विधियां। जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके थर्मल और फोटोकेमिकल होमोडाइटिकल फिजन के द्वारा फ्री रेडिकल जनरली बनते हैं। जैसे हमने X2 हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और HNu फोटो रेडिएशंस गिव्स 2 हेलोजन फ्री रेडिकल्स। एक और है पेरोक्साइड, जनरली हम बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करते हैं। ये बेंजोइल पेरोक्साइड आपके क्या करता है, बेंजोइल पेरोक्साइड आपके होमोलाइटिकल फिजन से 2 बेंजोक्सी फ्री रेडिकल, आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 इट गिव्स 2 फेनिल फ्री रेडिकल्स। दूसरा बनाने की विधि है, मेथड है कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके कंसंट्रेट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। RCOONA, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो आपके ये RCOO- और Na+ इलेक्ट्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स कराते हैं, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करता है
और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव कैथोड की ओर मूव करता है। ये कार्बोक्सिलेट नेगेटिव आयन एनोड पे जाके उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फ्री रेडिकल बनाता है और ये फ्री रेडिकल CO2 रिलीज करके एल्किल फ्री रेडिकल बना देता है। अब है इनका अगला टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस। तो यहाँ दो चीज़ों की सहायता से हाइपर कॉन्जुगेशन संयुग्मन तथा रेजोनेंस अनुनाद की सहायता से इनके स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। जो आपके एल्किल फ्री रेडिकल हैं उनकी स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं। इनमें फ्री रेडिकल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो pz ऑर्बिटल में होता है वो अपने नेबरिंग अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके डीलोकलाइजेशन अस्थानीकरण कर देता है। इस तरह से ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये नेबरिंग CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैपिंग करके डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और इसकी वजह से एथिल फ्री रेडिकल में आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, क्योंकि इसमें 3 आपके अल्फा CH बॉन्ड हैं। तो फ्री रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी है वो आपके 1 डिग्री टू 3 डिग्री होती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या यहाँ 1 डिग्री में 3 है, 2 डिग्री में 6 है, 3 डिग्री में 9 है और ये इतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती जाती है। दूसरी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू रेजोनेंस। जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट पाई बॉन्ड के कारण रेजोनेंस से भी हो जाता है। ये जो डीलोकलाइजेशन होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरेटिव मोर स्ट्रॉन्ग, मोर रिलायबल होता है। तो जब रेजोनेंस पाया जाता है तो ये फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए ये एलिल है, एलिल वाला उन एल्किल से भी ज़्यादा स्टेबल है। इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। बेंजिल फ्री रेडिकल की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बेंजिल वाला एलिल से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो जो आपके जनरल हैं CH3 से ज़्यादा स्टेबल, C2H5 से ज़्यादा स्टेबल, आइसोप्रोपिल से ज़्यादा स्टेबल टर्सरी ब्यूटिल, ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे ज़्यादा स्टेबल एलिल, इससे ज़्यादा बेंजिल, इससे ज़्यादा बेंजाइडिल, सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रिटिल। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं। अब है फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलकों की रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट है परस्पर अभिक्रियाएं, रिएक्शंस विद ईच अदर। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पढ़ी थी। फ्री रेडिकल की चेन रिएक्शन मैकेनिज्म होती है जिसमें लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेटिंग वाला, जिसमें आपके फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल गिव्स CH3 बॉन्ड CH3 और CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल गिव्स CH3Cl। दूसरी इंपॉर्टेंट है डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस, असमानुपातन अभिक्रियाएं। ये दो एथिल फ्री रेडिकल हैं, ये डिस्प्रपोर्शियोनेशन में असमानुपात में टूट के एल्कीन और एल्केन बना देते हैं। तीसरी है रीअरेंजमेंट, यानी कि अपने से ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल में चेंज होने का एक स्वाभाविक गुण, एक नेचुरल प्रोसेस पाया जाता है फ्री रेडिकल में। ये फ्री रेडिकल 1 डिग्री वाला 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री वाला 3 डिग्री में चेंज हो जाता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा मुख्य इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है कार्बीन। वह न्यूट्रल कार्बन
जिसकी संयोजकता कोश वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें 6, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनमें से 4 2 कोवलेंट बॉन्डों के द्वारा बंधे हों, कार्बीन कहलाता है। 6 में से 4 काम में आ गए, तो शेष रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के आधार पर कार्बीन 2 टाइप की होती हैं। नंबर फर्स्ट, सिंगलेट कार्बीन, एकक कार्बीन। इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। sp2, ये sp2 हाइब्रिड 2 कोवलेंट बॉन्ड बन जाने के बाद रिमेनिंग तीसरे हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में, रिमेनिंग pz ऑर्बिटल वेकेंट। तो इसकी स्ट्रक्चर वैसे ये लोन पेयर वाला हट गया, यानी कि इनकी एंगुलर कोणीय आकृति होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा है ट्रिपलेट कार्बीन। इसमें जो कार्बन का एटम है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp हाइब्रिडाइज होता है। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके थ्रू 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाने से प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है। जो रिमेनिंग py और pz ऑर्बिटल हैं, इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये पैरामैग्नेटिक होता है। जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि ट्रिपलेट कार्बीन में ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में है, यानी रिपेल्सन नहीं होगा, यानी कि ये एकक सिंगलेट से ज़्यादा स्टेबल ट्रिपलेट कार्बीन होता है। अब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर फर्स्ट, जो सिंपलेस्ट कार्बीन है उसका जो फॉर्मेशन है वो डाईएजोमेथेन के डिकम्पोजिशन से होता है। डाईएजोमेथेन CH2N2 in presence of heat or radiations gives carbene after removal of nitrogen. नंबर सेकेंड, क्लोरोफॉर्म पर बेस की रिएक्शन में अल्फा एलिमिनेशन होकर डाईक्लोरोकार्बीन बनती है। CH3 प्लस बेस OH माइनस gives CCl2 डाईक्लोरोकार्बीन प्लस Cl माइनस प्लस H2। नंबर थर्ड, जो एसीटोन है उसके थर्मल डिकम्पोजिशन पर पहले कीटीन बनती है, फिर उससे कार्बीन बन जाता है। CH3CO CH3 in presence of thermal decomposition, it means temperature 500 to 600 degree centigrade. Removal of CH4 gives ketene CH2 double bond C double bond O. ये आपके in presence of radiations gives carbene. कार्बीन की रिएक्शंस। नंबर 1, यह एल्कीनों के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस करके साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनाते हैं। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपके एल्कीन प्लस कार्बीन गिव्स साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोहेक्सीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस, यानी इससे बनेगा डाईक्लोरोकार्बीन। ये आपके बना देगा 7,7 डाईक्लोरो बाईसाइक्लोहेप्टेन। यह अभिक्रियाएं जो होती हैं वो स्टीरियो सेलेक्टिव होती हैं। सिंगलेट कार्बीन से सिस एल्कीन बनती है, जबकि ट्रांस से साथ ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इसलिए कैसी होती हैं? त्रिविम विशिष्ट स्टीरियो सेलेक्टिव। ये आपके सिस एल्कीन है, इससे कार्बीन ने रिएक्शन की तो सिस प्रोडक्ट, यदि ट्रांस से करी तो ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रिपलेट कार्बीन का साइक्लो एडिशन, उसमें दो ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ऐसी है बाई रेडिकल। इसमें सिस और ट्रांस किसी भी तरह के एल्कीन हो, उससे आपके दोनों तरह के
सिस और ट्रांस साइक्लोप्रोपोन के प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि ट्रिपलेट कार्बिन की रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होती है। ये आपके ट्रिपलेट कार्बिन सिस हो या ट्रांस हो, पहले एक फ्री रेडिकल से रिएक्शन होगी, फिर ये आपके घूम जाता है, तो उससे आपके दो तरह के प्रोडक्ट सिस और ट्रांस दोनों ही मिल जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ योग करने पर इनकी रिंग का एक्सटेंशन हो जाता है। दूसरी तरह की रिएक्शन है कि एल्किन के सी बॉन्ड एच सिग्मा बंध में एल्किन का इंसर्शन यानी अंतर्निवेश या समावेशन हो जाने से हायर एल्किन बन जाते हैं। तीसरी तरह की रिएक्शन है रायमर टीमान अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे हम। फिनॉल से आपके ये सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। चौथी रिएक्शन है इसकी हाफमान कार्बेलामीन अभिक्रिया, इसमें प्राथमिक अमीन से एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। धन्यवाद।